हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रहा हमारा कॉमन मोड गेन। एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम कॉमन मोड गेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आज हम जानेंगे इस सर्किट के थ्रू। क्योंकि गाइस हमारे मतलब कह लें कि क्वेश्चंस में एक ऐसा क्वेश्चन भी कह लें कि एग्जिस्ट करता है जो कॉमन मोड गेन से रिलेशन रखता है, जिसकी वजह से काफ़ी हमें मुश्किलात का सामना आता है। हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि कैसे फार्मूलाज जनरेट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी हमारा क्लियर नहीं होता काम। ठीक है, तो कॉमन मोड गेन का मतलब होता है यानी इनपुट को कॉमन कर देना। यानी कॉमन मोड की डेफिनेशन ही यह है कि मतलब कि एक मोड से कॉमन गेन आना। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, हम इनपुट को कॉमन कर देते होते हैं। मतलब इस चीज़ को कॉमन करके सिर्फ एक ही इनपुट पीछे से दे देते होते हैं। ये हमारा काम होता है। मेन ये कंसेप्ट है जो बच्चे नहीं समझ पाते, जिसे मैंने आप तक पहुंचाना ज़रूरी समझा और मैंने इसको ऐड अप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो वोल्टेज रखते हैं उसका नाम हम VIM रखते होते हैं। ठीक है, और इसे नीचे से ग्राउंड कर देते हैं। अब क्या होगा जी, अब ये ना तो V1 इसकी इनपुट है ना V2 इनपुट है। मेन इनपुट है इसकी VIM। आगे था डिफरेंशियल, अब ये कॉमन मोड गेन में चला गया। तो कॉमन मोड गेन का कैसे हमने फार्मूला आगे डेवलप करना है, तो चेक कीजिएगा। अब सबसे पहली बात गाइस क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे अगर हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास जो फार्मूलाज डेवलप होते हैं वो इस तरह से है कुछ कि अगर हम यहाँ से देखें करंट भेजते हैं, यहाँ से करंट ही आएगी ना। मतलब इस नोड पे आके करंट आएगी एक, जिसका नाम क्या लें, हम क्या रखते हैं जी, I1 कह लेते हैं इसे। ठीक है, I1 एक करंट जाएगी और इसी का कुछ ना कुछ पार्ट इधर भी जाएगा क्योंकि ये एक नोड है तो दो हिस्सों में करंट ने डिवाइड होना ही होना है। हम इसे कह लें फॉर एग्जांपल I2 कह लेते हैं। अब I2 को रखने का वैसे मकसद नहीं है मेरा, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा I2 रखने का, लेकिन मैं आपका मतलब कंसेप्ट बिल्डअप कर दूंगा। तो गाइस अगर हम यहाँ पे वोल्टेजेस निकालें, वोल्टेजेस कह लें या करंट निकालें, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो उस सीन में हमारे साथ क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज निकालता हूँ V पॉजिटिव, तो मेरे पास क्या अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा मेरे पास क्या नाम है जी उसका, यहाँ पे मेरे पास अप्लाई हो जाएगा वोल्टेज डिवीजन रूल। इसकी ब्रांच, अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी यानी R4 बटे में आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस। आप जानते हैं V पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे V पॉजिटिव का पोल है, पॉजिटिव का पोल है तो V पॉजिटिव होंगे, तो लिहाजा बटे में आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस यानी कि अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस दूसरी ब्रांच की रेजिस्टेंस जो कि R3 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेजेस। टोटल वोल्टेजेस इसके लिए इस वक्त VIM है, तो लिहाजा ये आ गया हमारे पास VIM। तो ये इसकी वोल्टेजेस हैं। ठीक है, अब अगर हम गाइस I1 निकालना चाह रहे हो, अब आप देखें I1 इधर जा रही है, इस नोड पे पहुंच के आपको पता है आगे इतनी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है कि इस साइड पे तो करंट जा नहीं सकता, सारी की सारी करंट इधर को ही चली जाएगी। तो हम इधर एक करंट भेज देते हैं, उसका नाम आप क्या रखना चाहते हैं आप जी, चले I3 रख लेते हैं। ठीक है, I3 हमने करंट का नाम रख लिया, सारी इक्वेशन डेवलप हो गई। अब आपने देखना अब हमने क्या करना, देखिएगा। तो स्टूडेंट्स आप चेक कीजिएगा, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे इक्वेशन है किसके लिए, I1 के लिए, I1 की करंट के लिए। तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ एक करंट की इक्वेशन क्या होती है, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। तो इसकी वोल्टेज क्या थी, VIM। ठीक है, तो 1/R1 बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 1/R1 बाहर कॉमन आ जाएगा। उसकी वजह क्या है आप देखिएगा, उसकी वजह ये है कि VIM ओवर R1 करें तो हमारे पास I1 आ जाती है। लेकिन एक और भी इसकी वजह कि इसमें ये जो I2 करंट थी इसने भी कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप करवा दी हैं, जैसा कि ये शो आउट करवा रही है कि V पॉजिटिव में भी VIM के कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं। लिहाजा आपको पता है VIM यहाँ पे टोटल वोल्टेज है, ये VIM यहाँ पे टोटल वोल्टेज है। तो अगर हमें I1 के लिए वोल्टेज निकालनी है गाइज, ये ऐसे ही है। देखें एक फादर ने, यानी VIM एक फादर है यानी एक मतलब बाप है, उसने क्या किया, अपने दो बच्चों को पैसे दे के भेजे, यानी यहाँ तक उसने यहाँ पे दो बच्चों को पैसे दे के भेजे हैं। तो क्या किया जी, एक बच्चे ने जाके एक दुकानदार के पास पैसे खर्च कर दिए हैं। तो अब बाप ये चेक करना चाहता है कि जो मतलब मैंने पैसे दिए थे उनमें से कितने पैसे बचे हैं, यानी कि उस दूसरे बच्चे के पास, उसे ये नहीं याद रहा कि मैंने कितने कितने बच्चे को पैसे दिए थे। तो वह क्या करेगा, वो अपने टोटल मनी में से, यानी टोटल मनी में से क्या करेगा, दूसरे जिस बच्चे ने पैसे ज़ाया किया उनको माइनस करेगा, यानी उससे पूछेगा कि तुमने कितने पैसे ज़ाया किया, मतलब कितने पैसे खर्च करके आए हो। तो उससे उसे ये पता चल जाएगा I1 यानी कि इस बच्चे के पास कितने पैसे थे। तो यही चीज़ यहाँ पे होने लगी है डेवलप। तो देखें
और उसने ये 1/R1 का मतलब उसने ये पूछा कि वो किस दुकानदार के पास गया उसका दूसरा बच्चा। ये देखें ये किस दुकानदार के पास जा रही है, किस रजिस्टर के पास जा रही है, R1 के पास, इसी वजह से 1/R1 है। तो देखें अब मैं दूसरे बच्चे से फादर पूछने लगा, उसने हिसाब किताब कर लिया। अब वो बच्चा कहता है ये मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, यानी V+ को इतने वोल्टेज दिए हैं, तो फादर आप क्या करें इसमें से माइनस कर लें। तो ये इसका फार्मूला जी डेवलप हो गया। यानी अब ये जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अभी तक हमें क्या हुआ जी, अभी तक हमारी कॉमन मोड गेन नहीं निकली। कॉमन मोड गेन को निकालने का अभी भी काम हमारा क्लियर नहीं हुआ। इतना करने के बाद इसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्या करना है जी, आपने ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है। तो गाइस जैसा कि हम बात कर रहे थे, अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे ले लेना है LCM। तो LCM से जो आपके पास वैल्यू आती है उसके लिहाज से आगे हम बढ़ेंगे। तो देखें 1/R1 आ गया। जब हमने LCM लिया जी, LCM से पहले मैं VIM को कॉमन ले लूँगा। तो VIM कॉमन आने से यहाँ पे बाहर ट्रांसफ़र हो जाएगी और अंदर रह जाएगा यहाँ पे 1। तो देखें जब मैं LCM लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा R4 + R3। तो यहाँ पे अगर 1 हुआ तो 1 से ये पूरी रकम मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा R4 + R3 - R4। इसको गौर से समझिएगा, ये वीडियो मिस मत कीजिएगा, ये आपके भले के लिए। अदरवाइज़ आपको जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो नहीं समझ आएगा कि उसमें कहाँ कहाँ से बायोडाटा ऐड किया जाएगा, ठीक है, तो आपको नहीं समझ आएगा। तो ये देखें R4 से कैंसिल हो गया और हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई कि 1/R1, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप, या R3/R1, ठीक है, इंटू R4 + R3 साथ में VIM। अब ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गया। अब हमने ये चेक करना है कि देखें अभी तक हमारा ये इतना बायोडाटा कवर हुआ है, हमें ये नहीं पता आगे R2 के क्रॉस कितने वोल्टेज जाके आगे ड्रॉप हुए हैं। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस नोड अगर हम इस पर KCL अप्लाई करते हैं तो KCL यही कहेगा कि I1 बिल्कुल मतलब कि एग्जैक्टली I3 के इक्वल है, क्योंकि इसमें तो करंट गई नहीं है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे जी, I1 को ही I3 के इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे जस्ट एज I, कि हम इनको जस्ट एज I इस्तेमाल करेंगे इन दोनों नोटेशंस को, ठीक है, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। तो देखें अब मैं क्या करता हूँ जी, अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा किसके लिए, V0 के लिए। तो मैं V0 के लिए इक्वेशन लिखना चाहूँगा। तो V0 के लिए इक्वेशन जब मैं लिखता हूँ तो चेक कीजिएगा क्या सीन होता है। V0 के लिए जब मैं इक्वेशन लिखूँगा तो V0 के लिए सबसे पहले मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव पोल दोनों चेक करने होते हैं। तो सबसे पहले जब मैं यहाँ से करंट भेजूँगा, जैसा कि मैंने बोला कि हम क्या करेंगे जी, हम पहले इनपुट सिग्नल से देखेंगे। इनपुट सिग्नल के पास हमारे पास कितने वोल्टेजेस आए थे गाइज, आपने खुद बताना है। हमारे पास इनपुट साइड पे जो वोल्टेज आए थे वो थे R4/R4 + R3 VIM, यानी ये जो पॉजिटिव पोल में निकले थे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, R4/R4 + R3 VIM। हमने दोनों पोल पे जो वोल्टेज मतलब के लॉस आ रहा है वो हमने चेक करना है फॉर V0। तो यहाँ पे कितना लॉस आया पॉजिटिव पोल पे, ये लॉस आया था जो हमने बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल फाइंड आउट किया था, तो VIM, ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे जी, नेगेटिव पोल को चेक करेंगे। तो नेगेटिव पोल पे सिंपल सी बात है, एक करंट ही जा रही है R2 में से गुजर रही है जो, तो इसमें से वो नेगेटिव हो जाएंगे कितने वोल्टेज जी, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक तो गाइस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव फीडबैक भी तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस करवाएगा। तो नेगेटिव फीडबैक क्या है, जो करंट इधर से जाएगी वो कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पे भी ड्रॉप कर जाएगी, यानी पॉजिटिव में से डायरेक्ट इसे ट्रांसफर हो रहे हैं वोल्टेज V0 को। लेकिन नेगेटिव में क्या हो रहा है जी, नेगेटिव फीडबैक में इधर से करंट जा रही है जो R2 के क्रॉस कुछ ना कुछ लॉस करके जा रही है। तो I3 को हमने I के इक्वल रखा था और I1 भी C के इक्वल है, तो I × R2 आ गया। अब वैल्यूज़ पुट कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा V0 × R4 + R3 VIM माइनस I की वैल्यू पुट कीजिएगा। I1 मीन्स, तो I1 मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये तीनों करंट से एक दूसरे के इक्वल है, तो I की वैल्यू पुट करूँ तो ये देखें R3 के साथ मल्टीप्लाई होगा R2, तो ये आ जाएगा R2/R1, साथ में आ जाएगा R3/R4 + R3, फिर से साथ में VIM।
अब आपने क्या करना है जी, VIM को कॉमन ले लेना है और उधर डिवाइड करवा देना है। तो कॉमन लेके जब डिवाइड करवा दिया हमने तो हमारे पास इधर ये कंडीशन आ गई और ये बराबर होती है हमारे पास कॉमन मोड गेन के, ACM के। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम जो सोल्यूशन निकालेंगे, मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, वो देखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास LCM आ रहा है वो है R1 इंटू R4 प्लस R3। ठीक है, ये मेरे पास LCM आ रहा है इसका। तो लिहाजा यहाँ पे R1 की कमी है तो R1 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, R1 इंटू R4 और माइनस VIM आपको पता है ख़त्म हो चुकी हुई है। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद है, तो यहाँ पे क्या आ गया R2 इंटू R3। तो ये फार्मूला आप गाइस इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कॉमन मोड रिजेक्शन या कॉमन मोड गेन को फाइंड आउट करने के लिए। काफ़ी इजी था, कोई इसमें ज़्यादा लॉजिक साइंस नहीं थी, बस कॉमन करना था और अपना काम डन करना था। मुझे उम्मीद आपको इसकी समझ आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, तो इसको फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल पर रिव्यू भी दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थोड़ी बहुत हमारे लेक्चर में कह लें इस दफ़ा थोड़ा बहुत होगा, मतलब कि नरमी होगी, लेकिन ये न्यू टॉपिक था तो थोड़ा बहुत होता है। गाइज़ एडजस्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।